हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर्स। ये चैप्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप पढ़ें तो। ठीक है, सिर्फ याद करने वाले हैं और कुछ चीज़ें समझने वाले भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि सभी लोग अपना अपना नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाएं और नोट करते हुए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी इसको पढ़ लेगा ना पूरा नोट्स को, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि उसे एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को मैंने एनसीईआरटी से उठा के लिखा हूँ इसमें, ठीक है। एक एक पॉइंट को, एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स को भी मैंने इस पे इंक्लूड किया हूँ। तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि, कि किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं चैलेंज देता हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपसे एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो गया कि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत सारे लेयर्स ऑफ स्फीयर्स में बांटे गए हैं। पहला हो गया ट्रोपोस्फियर, जो कि अर्थ के सरफेस से, लैंड के सरफेस से जिससे हम लोग रहते हैं, उससे अगर हम 11 किलोमीटर अगर ऊपर जाएं तो मिलेगा हमें ट्रोपोस्फियर। ओके, ये आपका डस्टी जोन होता है, इसमें क्लाउड्स होते हैं और टेम्परेचर डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। फिर अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर 11 से 50 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएं तो हमें मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें कि डाई नाइट्रोजन होता है, डाई ऑक्सीजन होता है और ओजोन भी उसी लेयर में होता है और कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका एरोप्लेन जो है उड़ता है, फ्लाई करता है। बात रही कि जब जो यूवी रेज जो है ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करके जब अर्थ के सरफेस पे आता है, तो उस यूवी रे का वेवलेंथ क्या होगा, वो होगा 255 नैनोमीटर। 255 नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है यूवी रे का। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया था कि जो यूवी रे जो आ रहा है ऊपर से, उसका वेवलेंथ क्या होता है, तो वो हो जाएगा 255 नैनोमीटर। अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर से फर्दर अगर ऊपर जाए 50 टू 85 किलोमीटर लैंड के सरफेस से अगर, तो हमें मिलेगा मीसोस्फीयर, जिसे कि ये आपका सबसे कोल्डेस्ट रीजन है सारे स्फीयर्स में। ओके, फिर अगर हम फर्दर अगर ऊपर जाए लैंड के सरफेस से अगर 85 टू 500 किलोमीटर अगर ऊपर जाए, तो इस रेंज में जो आएगा वो होगा थर्मोस्फीयर। इससे भी अगर फर्दर अगर ऊपर जाए तो वो होगा टॉप अपर मोस्ट रीजन, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ओजोन किसमें फाउंड होगा? ओजोन आएगा, स्ट्रेटो में ओजोन आएगा। ओजोन को जो यूवी रेज है पेनिट्रेट कर रहा है, उसका वेवलेंथ कितना होगा? तो ये हो जाएगा 255 नैनोमीटर हो जाएगा। एरोप्लेन कौन सा लेयर में उड़ता है? तो वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन फ्लाई करता है। सिंपल सा चीज़ है। सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? तो वो हो जाएगा मीजोस्फीयर, इज द कोल्डेस्ट रीजन। डस्टी जोन कौन सा है? तो वो हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। क्लाउड्स में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। क्लाउड्स, डस्टी जोन, टर्बुलेंट, और हो गया टेम्परेचर डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। तब अब बात करेंगे हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की। जितने भी जो पॉल्यूशन हो रहे हैं ट्रोपोस्फियर में, ओके, ट्रोपोस्फियर में मतलब कि हमारे लैंड के सरफेस से 0 से 11 किलोमीटर के बीच में जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। इसके होंगे दो टाइप्स। पहला होगा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, दूसरा होगा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट क्या हुआ? मतलब कि ऐसा पॉल्यूटेंट जो मतलब गैसियस फॉर्म में रहे, एयर में गैसियस के फॉर्म में रहे। दूसरा हो गया पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल और द लिक्विड ड्रॉपलेट्स होता है, उसे बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट।
तो पहले हम बात करेंगे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट की। इसमें बहुत सारे आपके पॉल्यूटेंट्स आते हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला हो गया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के कारण इरिटेशन टू आई होता है, जो आंखें हमारी लाल हो जाती है कभी कभी, या जब हम आँख को हम लोग ये रेडनेस जो होता है आँख में साइड से जो हो जाता है, रेड होता है और कभी कभी आंसू भी निकलते हैं, वो होता है इरिटेशन टू द आई ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। दूसरा हो गया स्टिफनेस ऑफ द फ्लावर ब्लड। जो फूल की जो कली है, जो पौधों में, वो आपका मुरझाने लगती है या वो गिरने लगती है फूलों से टूटकर, वो होता है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर ब्लड। फिर होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 काउजेज रिस्पायरेटरी डिजीज। अगर आपका SO2 का अगर कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी है तो फिर भी रिस्पायरेटरी डिजीज उससे होगा, जैसे कि अस्थमा हो जाएगा या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाएगा या फिर एम्फाइसीमा हो जाएगा। ये सारे रिस्पायरेटरी डिजीज है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। तो इसमें आ जाएगा NO और NO2 is the major gaseous air pollutant in the oxides of nitrogen. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में NO और NO2 जो है आपका मेन पॉल्यूटेंट है। इससे क्या होगा तो इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक। दूसरा हो गया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज लिव्स एंड रिस्टार्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होगा कि अगर हमारे एटमोसफियर में अगर हाई अगर NO2 का अगर कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो पत्ते झड़ने लगेंगे पौधों से और उसका जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो कम हो जाएगा। फिर आता है कि NO2 इज़ अ लंग इरिटेंट। NO2 जो है आपका लंग के लिए बहुत ही ख़राब है, मतलब ये लंग के लिए अच्छे नहीं है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे लोग में रिस्पायरेटरी डिजीज होने लगती है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज इन द चिल्ड्रेन ड्यू टू NO2। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, जो कि आपका कार्सिनोजेनिक होता है, इससे आपका कैंसर भी हो सकता है। दूसरी बात रही कि हाइड्रोकार्बन के कारण शेडिंग ऑफ लीव्स हो रहा है, फ्लावर्स एंड ट्विक्स हो रहा है एंड काउज एजिंग इन द प्लांट। इसका मतलब हुआ कि पत्तों का झड़ना, टहनियों का टूटना और फ्लावर्स का टूटना या फिर मुरझाना या फिर काउजेज एजिंग इन द प्लांट, मतलब कि जो लीव्स है पौधे के, जो आपका पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो आपका डिकलर हो रहा है। ठीक है, डिकलराइजेशन ऑफ लीव हो रहा है और उसमें जो लीव्स में जो होल हो रहे हैं ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की। तो इससे क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में आपका CO इज अ मेन पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका सबसे भयानक, सबसे डेंजरस पॉल्यूटेंट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में। ये जो CO जो है ये आपका अडरलेस होता है, कलरलेस होता है और बहुत ही पॉइजनस होता है। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे खून के, हमारे ब्लड के अगर हेमोग्लोबिन में अगर मिल जाए तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो होता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि 300 टाइम्स मोर स्टेबल दैन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तीसरा हो गया कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये आपका वीक आईसाइट, हमारी जो आँख की जो देखने की जो क्षमता है, देखने की जो कैपेसिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है और आपका सर दर्द भी हो सकता है और फिर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, हार्ट की डिजीज भी हो सकती है। फिर बात करेंगे कि प्रेग्नेंट वीमन स्मोक, देन द प्रीमैच्योर बर्थ, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फिर डिफॉर्म बेबी। अगर प्रेग्नेंट वोमेन अगर स्मोकिंग करती है तो उससे बहुत ही डेंजर है कि उसका जो बेबी का जो बर्थ होगा वो आपका प्रीमैच्योर होगा, मतलब कि उतना मतलब हेल्दी जो चाइल्ड होगा वो नहीं होगा, या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा या फिर डिफॉर्म बेबी बर्थ प्लेस करेगा। मतलब कि जो बेबी जो बेबी का जो जन्म होगा वो आपका थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, या मतलब उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स होंगे वो थोड़ा
इरेगुलर होंगे या फिर डिफॉर्म हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि डोंट स्मोक इन द ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट। ओके, ये हुआ आपका पूरा। उसके बाद एक और है, इसमें आता है पांचवा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में आपका 5 टाइप्स का हमने पढ़ा। पहला हो गया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दूसरा हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा हो गया हाइड्रोकार्बन और चौथा हो गया ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, पांचवा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द रिलीज बाय द रिस्पायरेशन इन द एटमोस्फियर। बात सही है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, उससे जो मतलब रिलीज हो रहा है वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा हो गया कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर ओनली। ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर के अंदर में ही रहता है। और फिर ग्रीन प्लांट हेल्प टू रिमूव एक्सेस ऑफ CO2। ग्रीन प्लांट जो है, हरे हरे पौधे जो हैं वो आपके एक्सेस ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिसके कारण CO2 की जो मात्रा कम हो रही है एटमोस्फियर में। उसके बाद आता है कि काउजेस ग्लोबल वार्मिंग, और CO2 के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ये था आपका पूरा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हम पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में। ये होता है माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होता है। ठीक है, इसके होंगे 2 टाइप्स। पहला हो गया विएबल, दूसरा हो गया नॉन विएबल। विएबल, नॉन विएबल। ओके, विएबल क्या हुआ, जिससे मतलब हम लोग इसके हो गए 2 पार्ट्स। पहला हो गया विएबल, दूसरा हो गया नॉन विएबल। विएबल में आता है बैक्टीरिया, फंजाई, माउल्ट्स, अलगी, और नॉन विएबल में आएगा स्मॉग, डस्ट, मिस्ट। ओके, ये था। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के 2 टाइप्स, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट के 2 टाइप, नॉन विएबल, विएबल। विएबल में आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, फंजाई, माउल्ट्स, अलगी। नॉन विएबल में आएगा स्मॉग, डस्ट, मिस्ट। यहाँ पे कुछ नोट्स है कि लीड यूज्ड टू बी अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय द व्हीकल। व्हीकल से जो मेजर जो पॉल्यूटेंट निकलता है वो है लीड। लीड इज द मेजर एयर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय द व्हीकल्स। और लीड इंटरफियर विद डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द RBC। और लीड जो है RBC को बनने में, डेवलप करने में उसको इंटरफियर करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने मैगी को बंद कराया था, क्योंकि मैगी में लीड पाया गया था। ठीक है, तो लीड क्या करता है कि RBC को डेवलप करने में या उसके मैच्योरेशन करने में वो आपको इंटरफेयर करता है, रोकता है। इसीलिए लीड बहुत ही डेंजरस है फॉर आवर हेल्थ। दिस इज वेरी डेंजरस। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैव बैन द मैगी फॉर सम टाइम। ओके, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करेंगे पॉल्यूटेंट्स की। ओके, तो पॉल्यूटेंट्स के 2 टाइप्स। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी में हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट इज अ वेरी लीथल गैस। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स के 2 टाइप्स, पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 आते हैं, पहला हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि लीथल गैस होता है। फिर हम बात करेंगे हम सेकेंडरी में क्या क्या आएगा। तो सेकेंडरी में आएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड, हियर इज अ ट्राईऑक्साइड। और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रेट साल्ट, वेरियस सल्फेट एंड पैन का फार्मूला होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका मैं स्ट्रक्चर जो है आगे बताऊंगा इसका कैसा होता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये जानना कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं 2 टाइप्स के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाएंगे ये और सेकेंडरी में आ जाएंगे ये सारे गैसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्मॉग की। स्मॉग क्या है? तो स्मॉग जो बना है ये आपका 2 वर्डों से बन के बना है। ये हो गया पहला स्मॉग प्लस फॉग, इससे बनता है स्मॉग। ठीक है, स्मॉग इक्वल टू स्मॉग प्लस फॉग। इसके भी 2 टाइप, फोटोकेमिकल स्मॉग, दूसरा क्लासिकल स्मॉग।
तो क्या होगा कि पहले बात करेंगे हम फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। दिस इज अकर इन द ड्राई वार्म सनी वेदर। ये आपका थोड़ा सा गर्म जगह में या फिर सूखा हुआ जगह में या फिर सनी वेदर में आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। दूसरा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोटोकेमिकल स्मॉग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका हाई कंसंट्रेशन का होता है, जैसे एनो। ठीक है। फिर आता है दीज आर कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। इसे हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। और ये इसके जो एग्जाम्पल्स हो गए फोटोकेमिकल स्मॉग के, ये हो गए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये से एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल से ओजोन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एक्रोलीन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया और पैन हो गया। ठीक है। और इसके कारण फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण काउजेज इरिटेशन इन द आई। वही चीज़ फिर आ गया कि आपका आई में जो आपका रेडनेस जो हो जाता है वो आपका इसी कारण होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण हो सकता है, काउजेज इरिटेशन इन द आई। फिर हम बात करेंगे कि ओजोन एंड पैन इज आल्सो आई इरिटेंट। ओके, ओजोन एंड पैन इज आल्सो आई इरिटेंट। एंड ओजोन होता है ये आपका इरिटेट नोज एंड थ्रोट एंड हेडेक चेस्ट पेन। ठीक है, ओजोन से क्या क्या हो सकता है कि इरिटेट नोज एंड थ्रोट, दूसरा हो गया हेडेक, सर में दर्द आएगा या फिर चेस्ट पेन होगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग हो रहा है इसके कारण क्रैकिंग ऑफ रबड़ भी हो रहा है, क्रैकिंग ऑफ रबड़। दूसरा हो गया कोरोजन ऑफ अ मेटल पेंटेड सरफेस, मतलब कि जो मेटल है उसका ये कोरोजन हो रहा है या फिर जो पेंटेड सरफेस है उसका भी कोरोजन हो रहा है, मतलब कि पेंट जो है छूट जाती है अगर फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ जो बताया था कि इसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन होगा इसका एग्जाम्पल, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, एक्रोलीन होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, पैन होगा। तो यहाँ पे एक्रोलीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। और जो पैन का जो फार्मूला होता है ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OONO2। ये हो गया पैन का फार्मूला। फिर आता है NO2। एक और नोट है यहाँ पे, NO2 एंड O3 आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। फिर आता है कि NO2 एंड O3 दिस बोथ रिएक्ट विथ unburnt hydrocarbon in the polluted air to produce formaldehyde, acrolein and pan। ओके, मतलब कि NO2 और O3 जो है वो आपका अनबर्नड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके वो आपका एयर में प्रोड्यूस करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और पैन जैसे पॉल्यूटेड एयर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये था आपका फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्लासिकल स्मॉग के बारे में। तो ये आपका इट अकर्स इन द कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। दूसरा हो गया इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा हो गया इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मॉग। इसको हम रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल स्मॉग इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ सारे को ध्यान से लिखते जाओ। तो अब हम बात करेंगे हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में। ट्रोपोस्फीयर की बात हो गई, जितने भी पॉल्यूशन हैं ट्रोपोस्फीयर में जो होते थे वो सारे की डिस्कस हो गई हैं। तो अब हम बात करेंगे हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें होगा कि फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, सॉरी इसके होते हैं, हाँ सही है। अब हम बात करेंगे हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। दूसरा हो जाएगा दूसरे साइड में पढ़ेंगे हम लोग कि इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ये वाले में।
कि स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में क्या क्या, मतलब उसके क्या क्या होंगे इसमें। पहला हो गया फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन बनता है और ओजोन टूटता भी है, ठीक है। दूसरा हो गया ओजोन लेयर इसी में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है। तीसरा हो गया यूवी रे रेडिएशन जो होता है, जो यूवी रेज में आपका पेनिट्रेट कर रहा है ओजोन लेयर को, जो कि यूवी रे का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 2 to 5 नैनोमीटर, 225 नैनोमीटर होता है यूवी रे का वेवलेंथ, ओके। और अगर जो यूवी रेज है अगर हमारे अर्थ पे जो आती है तो उससे ह्यूमंस को स्किन कैंसर होती है, ठीक है। स्किन कैंसर को हम ये भी बोलते हैं मेलानोमा, MELANOMA, मेलानोमा बोलते हैं स्किन कैंसर से, ड्यू टू यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे आपकी डिप्लेशन ड्यू टू CFC। ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है वो आपका CFC के कारण हो रहा है, या उसको बोलते हैं मतलब फ्रीऑन के कारण हो रहा है। इसका जो फार्मूला आता है ये होता है CCl2F2 के कारण हो रहा है। ओजोन का मेनली जो डिप्लेशन होता है वो होता है फ्रीऑन के कारण, CFC के कारण, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है CCl2F2 के कारण। और CFC इज अ नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है और नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और देयरफॉर इसी चीज़ों के कारण, इन्हीं सबों के कारण हम लोग इसे एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर में से हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो इन्हीं सब के कारण अपना ये कि CFC जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। इन्हीं सब के कारण हम लोग इसको एयर कंडीशन या फिर रेफ्रिजरेटर में हम लोग इसको यूज करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि अब जो है CFC पे बैन हो गया है, CFC यूज नहीं हो रहा है। अब हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज नाउअडे, ओके। CFC को रिप्लिकेट किया गया, इसके जगह पे लाया गया HFC को, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेशन बहुत ही कम कर रहा है अब, ठीक है। CFC के मुकाबले, CFC के कंपैरिजन में HFC अब इसको लाया गया है। अब इसी का यूज हो रहा है एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब कि इफेक्ट ऑफ अ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है उसका क्या ये इफेक्ट पड़ रहा है। पहला हो गया स्किन कैंसर हो रहा है, दूसरा हो गया कैटरेक्ट हो रहा है, तीसरा हो गया एजिंग ऑफ स्किन, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हो गया कि किलिंग ऑफ फिश एंड फाइटोप्लैंक्टन की मौत हो रही है, मछलियों की मौत हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन्स की मौत हो रही है। तीसरा हो गया कि प्रोटीन गेट अफेक्टेड, प्रोटीन है उससे ये प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यूवी रेज वहाँ से आ रहा है तो उससे प्रोटीन पे ये अफेक्ट करता है। फिर हो गया म्यूटेशंस ऑफ सेल्स, या सेल्स का म्यूटेशन भी हो रहा है, सही है। फिर हो गया डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको डिक्रीज कर रहा है। फिर हो गया डैमेज पेंट एंड फाइबर्स, जो आपका पेंट है या फिर उसको क्रोड कर रहा है, ठीक है, या फिर फाइबर्स जो है उसको भी डैमेज कर रहा है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो अब हम बात करेंगे कि ओजोन का आखिर निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ओजोन कैसे बनता है, आइए जानते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो मतलब ऑक्सीजन जो है O2 है, ठीक है, O2 है, तो क्या होगा कि जो आपका डाइऑक्सीजन है इस पे यूवी रे अटैक करेगा, ठीक है। डाइऑक्सीजन जो है इस पे अटैक किया, तो अटैक करने के बाद क्या होगा कि O+O में यहाँ पर टूट गया, O+O में टूट गया। फिर से आपका O2 का मॉलिक्यूल आके O से आपका जुड़ जाता है, फिर इसमें यूवी रे अटैक करता है, फिर बनाता है O3, दैट इज द ओजोन। इसी से ओजोन लेयर का निर्माण होता है। इसी कारण यूवी रे जो है
इसका अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाता है ड्यू टू ओजोन लेयर। और कैसे बनेगा ओजोन लेयर? तो पहला क्या होगा, पहला स्टेप में क्या होगा कि O2 जो है आपका O2 में रिएक्शन होता है यूवी रे का, जिससे आपका O प्लस O में टूट जाता है। उसके बाद फिर O प्लस O को O प्लस O2 आपका फिर से रिएक्ट कर देगा O पे, और फिर से यूवी रे आपका अटैक करेगा तो फिर बना देगा O3, दैट इज ओजोन। ओजोन इज अ thermodynamically unstable and decomposes to molecular oxygen। ओके, अब हम बात करेंगे अब कि ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन आखिर डिप्लीशन कैसे हो रहा है? हमने अभी जाना फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन कैसे बना। अब हम जानेंगे कि ओजोन कैसे टूट रहा है, ओजोन में आखिर होल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है होल। ठीक है, तो CFC रिलीज इन द एटमोसफियर एंड गोज इन द स्ट्रेटोस्फियर and then they get broken down by the UV ray releasing the chlorine free radical। क्या होता है जो हमारे फ्रीज में जो CFC जो गैस, हम लोग मतलब छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे जो फ्रिज में जो CFC गैस का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो आपका ये एटमोसफियर में रिलीज हो गया, ठीक है, वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में चला गया, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा कि जब से उस पर जब UV रे अटैक करेगा ना तो वो टूट जाएगा, CFC जो है टूट जाएगा जब उसमें UV रे अटैक करेगा, ठीक है। तो टूटने के बाद क्या होता है कि आपका Cl टूटता है, समझो ऐसे समझो कि मतलब कि CFC जो है स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया, रिलीज हुआ, चला गया स्ट्रेटो में चला गया, ठीक है। उसके बाद यूवी रेस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होता है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल में टूट जाता है, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ CF2Cl2 था, CFC है ये, इस पर यूवी रे अटैक किया, जब अटैक किया तो इस पर फ्री रेडिकल में टूट गया, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, प्लस CF2Cl का रेडिकल में टूटा। अब क्या होगा, तो then the chlorine radical react with the stratospheric ozone to form chlorine monoxide radical and molecular oxygen। अब क्या होगा कि जो रेडिकल बना क्लोरीन का, अब वो रिएक्ट करेगा ओजोन से, ठीक है, वो अब ओजोन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड और प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस O2 फॉर्म करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ जो बना क्लोरीन मोनोऑक्साइड, उस पर एटॉमिक ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ठीक है, उस पर एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड, इससे फिर क्या होगा कि फिर से टूट जाएगा Cl डॉट, मतलब कि फिर से टूट जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल में और प्लस O2 बाहर आएगा। तो इसी ऐसा ही मतलब प्रोसेस चलते रहता है। ओजोन का जो यूज जो है होते रह रहा है, यहाँ भी ओजोन का यूज हो गया। अगर समझो कि अगर एक बार में मतलब ऐसा हो रहा तो कितने सारे यूवी रे होंगे जो कि ओजोन से रिएक्ट करेंगे फिर टूटेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे फिर टूटेंगे, फिर रिएक्ट कर रहे हैं फिर टूट रहे हैं। इसी कारण द क्लोरीन रेडिकल कंटिन्यूअसली रीजनरेट एंड कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन। इसी कारण आपका ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है। क्या था पहला स्टेप में, क्या हुआ कि CFC पर अटैक किया यूवी रे तो टूट गया, तो टूटा किसमें, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्लस CF2Cl में टूटा, ठीक है। अब क्या होगा कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल अब ओजोन से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखो ओजोन का यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, ओजोन से यहाँ पे रिएक्ट किया तो बन गया यहाँ पे क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है, प्लस O2 बना। तो फिर क्या करेगा कि फिर से क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा O से रिएक्ट किया और फिर आपका टूट गया रेडिकल में। तो रेडिकल में टूटने के बाद फिर से आपका O3 से रिएक्ट करेगा, ऐसा ही प्रोसेस। तो ठीक है, तो लीड के कारण किडनी का डैमेज होता है, लीवर का भी डैमेज होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डैमेज करता है लीड, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि कैडमियम एंड मरकरी किडनी डैमेज, कैडमियम और मरकरी के कारण भी आपका किडनी डैमेज होता है। फिर बात करें कि कोल्ड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन,
कि कोल्ड वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, तो वो होता है 10 ppm होता है, ठीक है, 10 ppm, ठीक है। कोल्ड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, कोल्ड वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, वो होता है 10 ppm। और एयर में कितना ऑक्सीजन है, तो वो है 200,000 ppm, 200,000 ppm आपका ऑक्सीजन इन एयर है। फिर आपका आता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो होगा लेस देन 6 ppm। ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन ये होता है लेस देन 6 ppm, तो देन द ग्रोथ ऑफ फिश इज इनहिबिटेड। अगर पानी में, जिस तालाब में मछली है, उस तालाब में पानी में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर 6 ppm से कम है, तो उसमें जो मछलियाँ जो है उनका ग्रोथ नहीं होगा, वो ग्रोथ जो है रुक जाएगा, मछलियाँ मरने लगेंगी ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। ओके, क्या मैंने बोला कि अगर जिस तालाब में मछली रह रही है, उस तालाब का पानी में अगर ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो अगर लेस देन 6 ppm हुआ, तो आपका मछलियों का विकास, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन वो आपका रुक जाएगा, मछलियाँ मरने लगेंगी। आप समझ रहे कितना दुखदायक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा ये सर्फ का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग सर्फ का जो यूज कर रहे हैं ना, आखिर में जो मतलब घर से जो बाहर जो निकल रहा है, जैसे कि हमने भी कपड़ा धोया, ये सर्फ से कपड़ा धोया या फिर डिटर्जेंट से हमने कपड़ा धोया, तो उसका जो पानी जो निकल रहा है धोने के बाद, वो अब किसी एक पॉन्ड में जाके गिर रहा है, तालाब में जाके गिर रहा है। तो पॉन्ड में जाके गिरता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उससे वो जो डिटर्जेंट है उसमें आपका फॉस्फेट वगैरह होता है, तो जिसके कारण कि एल्गी का जो ग्रोथ है वो आपका बढ़ जाता है पॉन्ड में। जहाँ वो पानी जो जाएगा, सरफ का पानी जाएगा, या फिर कपड़ा धोने के बाद जो पानी जो बचा वो गया, वो कपड़ा धोने के बाद जो पानी जो बच गया वो हम लोग नाली में डाल देते हैं। तो वो जो नाली का जो पानी है मतलब किसी भी एक ये पॉन्ड में जाके गिरेगा, या फिर छोटा सा जाके रिवर में जाके गिरेगा, वो डिस्पोज होगा। तो वो जो वहाँ से गिरेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि जो एल्गी जो है, एल्गी या फिर ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, ये सारे क्या करते हैं कि इनका इसी केमिकल से उनका ग्रोथ होता है ज़्यादा। तो अगर सरफ का पानी अगर ज़्यादा मतलब गिरेगा पॉन्ड में, तो उससे क्या हो कि एल्गी का ग्रोथ ज़्यादा होगा और फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमने देखा होगा कि पानी के ऊपर बहुत सारे हरा जलकोभी बोलते हैं उसे, जलकोभी, ठीक है। तो वो मतलब कि पूरे पानी को ऊपर से पूरा घेर लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है जितना चाहिए मछलियों को उतना नहीं मिलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? ये होता है कि जो भी हम लोग डिटर्जेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग पॉन्ड में या फिर रिवर में जो डिस्पोज कर रहे हैं, हम लोग गिरा रहे हैं उसको, हम लोग सीवेज के द्वारा वहाँ पे जाता है, उसके कारण एल्गी का ग्रोथ होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ होता है, जिससे पूरे पानी पर ऊपर एल्गी का लेयर हो जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा कि हरा टाइप का पौधा जो है पूरे पानी को घेर लेता है ऊपर से पूरा, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है नहीं जाता है, सनलाइट अंदर नहीं जाएगा, तो फिर मछलियों का जो विकास है वो आपका रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द सैंपल वाटर when the less than the 6 ppm, then the growth of the fish is inhibited, and that process is called eutrophication। इसके बारे में आगे बात करेंगे भी, ठीक है। अब बात करेंगे कि काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या काउज है वाटर पॉल्यूशन के। पहला हो गया पैथोजिन, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, तीसरा हो गया केमिकल पॉल्यूटेंट। पैथोजिन में आ गया डिजीज काउजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया, Escherichia coli and Streptococcus faecalis, which causes
इंटेस्टाइनल डिजीज। ये थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, अजीब है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मार्क्स आएंगे। चैप्टर इजी है, बस आपको ध्यान से रिवाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर को, मतलब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ऐसा चैप्टर याद करने वाला है, थोड़ा थोड़ा मतलब समझने वाला भी है, लेकिन मतलब मेनली ये चैप्टर याद करने वाला है, थोड़ा आपको डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो पैथोजिन, ऑर्गेनिक वेस्ट, केमिकल पॉल्यूटेंट। तो पैथोजिन में आ गया डिजीज कॉजिंग एजेंट, दूसरा आ गया बैक्टीरिया, तीसरा आ गया इस्चेरिया कोली एंड स्टेरेप्टोकोकस फैकालिस विच काउजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। दूसरा आ गया ऑर्गेनिक वेस्ट इज आल्सो अ काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसमें आ जाएगा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आ जाएगा जैसे कि लीव्स, ग्रास, ट्रेस, मतलब पेड़ से जब ये पत्ते झड़ रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, उसके कारण भी आपका वाटर जो है पॉल्यूट होता है। लेकिन ये जो वेस्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये सब मतलब ऑर्गेनिक है ना, ये मतलब घास वगैरह है, लिव्स वगैरह सब तो मतलब ऑर्गेनिक है, इसीलिए आपका ये बायोडिग्रेडेबल है। फिर आता है केमिकल पॉल्यूटेंट, तो इसमें आ जाएगा कैडमियम आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, और फिर इट डैमेज द किडनी एंड नर्वस सिस्टम। फिर आता है पीसीबी। पीसीबी इज अ कार्सिनोजेनिक होता है, इससे आपका कैंसर हो सकता है। एंड पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पोली क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल। ओके, एंड पीसीबी का जो आपका ये होता है, तो हाँ, इसका ही मैं बात कर रहा था अभी, यूट्रोफिकेशन की addition of phosphate in the water enhance the algae growth which causes the eutrophication। आ गया समझ में ना, ठीक है। अब हो गया, फिर यहाँ पे नोट है कुछ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट बाय थर्मल पावर। सही बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट बाय द थर्मल पावर। ये आपका लास्ट पेज है, ये आपका लास्ट पेज है। फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट से हम लोग फ्यूल पा सकते हैं। पहला आ गया हाई ऑक्टेन रेटिंग होगा, नो लीड होगा, उसमें लीड की मात्रा नहीं होगा, इसी को बोलते हैं ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल क्या बोलते हैं कि मतलब प्लास्टिक के वेस्ट से हम लोग फ्यूल बना रहे हैं, मतलब फ्यूल बनेगा उसका आपका हाई ऑक्टेन रेटिंग होगा और इसमें लीड भी नहीं होगा, और इसी को बोलते हैं ग्रीन फ्यूल। फिर बात करें ग्रीन केमिस्ट्री की। ग्रीन केमिस्ट्री होता है कि मतलब कि ऐसा मतलब केमिस्ट्री का हम लोग यूज़ करें ताकि मतलब इन्वायरमेंटल में जो है आपका उस पर हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े इन्वायरमेंट पे, और अपना काम भी निकल जाए, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहला हो गया कि ड्राई क्लीनिंग ऑफ अ क्लॉथेस। तो हम लोग जो कपड़े को जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं, तो पास्ट इधर नाउ है, मतलब कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, और अब जो हो रहा है ना, यही आपका ग्रीन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे ड्राई क्लीनिंग के लिए कि टेट्राक्लोरोइथेन यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, दैट इज अ कार्सिनोजेनिक, इससे आपका कैंसर भी हो सकता है टेट्राक्लोरोइथेन से। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमने ग्रीन केमिस्ट्री को अपनाया, अब हमने इसको चेंज किया। अब होता है क्या कि H2O2 इज यूज फॉर ब्लीच क्लॉथेस इन द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम लोग H2O2 का यूज करते हैं कपड़े को ब्लीच करने के लिए इन द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। यही तो अब ग्रीन केमिस्ट्री है। पहले ये था, अब हम लोग इससे हम लोग आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। दिस इज द ग्रीन केमिस्ट्री नाउ। फिर हुआ ब्लीचिंग ऑफ अ पेपर का ब्लीचिंग। तो पास्ट में क्या होता था कि क्लोरीन गैस यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर, बट अब क्या होता है कि H2O2 इज यूज नाउ विद सुटेबल कैटलिस्ट। दिस इज द ग्रीन केमिस्ट्री। और फिर सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। Ethanol is now prepared by one step oxidation of ethene in the presence of a ionic catalyst in the aqueous medium। अब जो हम लोग अल्डिहाइड से बनाते हैं, इथेनॉल जो बन रहा है वो आपका सिर्फ एक ही स्टेप में बन रहा है, वो आपका वन स्टेप ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि PDCU हम लोग लेते हैं
जिससे बनता है CH3CHO। ओके, कुछ यहाँ पे टर्म्स है। डाइऑक्सीन क्या होता है? तो डाइऑक्सीन जो है ये आपका वेस्ट इंसेरिनेशन होता है। डाइऑक्सीन इज अ वेस्ट इंसेरिनेशन। पीएच क्या है? तो यह है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सीओडी क्या है? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर इज ट्रीटेड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजुअली K2Cr2O7 इन द मीडियम। सीओडी क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या करते हैं सीओडी में कि हम लोग कि पानी को हम लोग ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मीडियम में, इसी को बोलते हैं सीओडी। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आता है IR एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। IR एक्टिव मॉलिक्यूल के कारण ही होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब हम बात करेंगे ओजोन एंड पैन। ओजोन एंड पैन इज अ आई इरिटेंट एंड पैन जो होता है वो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। फिर बात करेंगे हेलोन्स की। तो हेलोन्स का एग्जांपल हो गया ब्रोमोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोन्स इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, और फिर आता है एसिड रेन। तो ये हो गया एसिड रेन में मतलब उसके जो कंपोनेंट जो है मेन कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर आता है HCl, फिर आता है फास्फोरिक एसिड। दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन। फिर आता है ग्रीन हाउस गैस। ये हो गया CO2, O3, CH4, H2O वेपर, फिर आएगा CFC, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दीज आर द ग्रीन हाउस गैस। ओके, फिर बात करेंगे फंजाई की। तो फंजाई जो होता है यही एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपका विदाउट क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये एंड मरकरी यूज इन द फंजीसाइड्स। ठीक है, फिर बात करेंगे आपकी सॉइल पॉल्यूटेंट के बारे में, मतलब कि जो सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। जिसका एग्जांपल हो गया DDT हो गया, BHC हो गया, अल्ड्रीन हो गया, NaClO3 हो गया, NaAsO3 हो गया। दीज आर द सॉइल पॉल्यूटेंट। ओके, अब हम बात करेंगे हम एंटी फॉलिंग कंपाउंड की। एंटी फॉलिंग कंपाउंड कौन सा? तो इसका एग्जांपल है सियानाइन, ACANINE। सियानीन इज द एंटी फॉलिंग कंपाउंड। फिर बात करते हैं हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट की। एंटी ऑक्सीडेंट उसे बोलते हैं जिससे हम लोग मतलब किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा दिन तक अगर रखना है प्रिजर्व करके, तो उसमें जब केमिकल मिलाते हैं उससे ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए, ठीक है, उस केमिकल को बोलते हैं हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया BHA हो गया, BHT हो गया, सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका 3 एग्जांपल हो गया BHA, BHT एंड सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन एंड बियर एंड शुगर सिरप। ठीक है, और जो BHA का जो यूज होता है, इसका यूज होता है कि इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ बटर। ठीक है, घी का सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग BHA एंटी ऑक्सीडेंट का हम लोग यूज करते हैं। ये था आपका पूरा चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने छोड़ दिया अभी, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में तो क्या होता था कि पहले जो मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में एक निकोटीन का पहले यूज़ होता था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में निकोटीन का यूज़ होता था। इसका यूज होता था कि मतलब कि जो भी ये इंसेक्ट्स हैं, ये मतलब ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए निकोटीन का यूज़ होता था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन अब क्या हो गया ना कि धीरे धीरे हम लोग इसको निकोटीन को हम लोग इसको यूज करने लगे पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस में। इसी कारण तो मतलब अब जो फूड जो मतलब जो जैसे कि पहले जो निकोटीन का जो यूज होता था वो होता था छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया कि इसको हमने यूज कर लिया कि अनवांटेड प्लांट्स या फिर अनवांटेड वीड्स को मारने के लिए। दैट इज अ पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो इस सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है।
ठीक है। दूसरा हो गया कि हमने एक डीडीटी का भी हमने यूज किया, हमने वर्ल्ड वार 2 में हमने मलेरिया को मारने के लिए, मलेरिया को दूर भगाने के लिए हमने यूज किया था डीडीटी का इन वर्ल्ड वार सेकेंड। बट हमने क्या किया अब कि हमने डीडीटी को हमने हमने अब एग्रीकल्चर में यूज कर रहा हूँ अब। दिस दिस ऑल्सो काउज सॉइल पॉल्यूशन, जो कि डीडीटी का एक्चुअल यूज जो है वो आपका मलेरिया में होता है, लेकिन हमने क्या किया इसको हमने एग्रीकल्चर के यूज में लाया, और जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स की। दैट इज ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल्स होगा वो होगा अल्ड्रीन और होगा डाईअल्ड्रीन, अल्ड्रीन एंड डाईअल्ड्रीन। फिर होता है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या है? तो अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए या फिर अनवांटेड वीड्स को खत्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हर्बिसाइड, जैसे कि NaClO3, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आर्सेनाइट, Na3ASO3 टॉक्सिक टू मैमल्स होता है, मतलब कि जो मैमल्स हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही पॉइजनस है। जैसे मतलब कि हमने क्रॉप को उगाया, फसल लगाया और हमने हर्बिसाइड्स उसमें मिला दिया, जैसे कि NaClO3 मिला दिया, Na3ASO3 मिला दिया, ताकि मतलब अनवांटेड प्लांट्स ना उगे। ठीक है। अगर समझो कि कोई इधर से काऊ आया या मतलब बकरी आया और उस प्लांट को खाया, क्रॉप को खाया, तो उससे क्या होगा मतलब या वो मतलब उस मैमल्स के लिए वो टॉक्सिक हो गया वो। ठीक है। दूसरा हो गया इससे बर्थ डिफेक्ट भी होता है हर्बिसाइड से। तो यही था आपका पूरा चैप्टर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री था, पूरा ख़त्म हो गया। और हाँ, एक बात और कि मेरा आपसे चैलेंज है कि अगर जो भी इस पूरे वीडियो को देख लेगा ना, उसका इसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसका। आई चैलेंज यू, आई गारंटी यू। सो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो चैनल को ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलता हूँ, बाय बाय।